तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चैन साओ ये बात समझ चुका था कि उस ओल्ड मैन के स्पिरिट में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, इसीलिए वो कहता है कि मेरी सोल उतनी काबिल नहीं है कि आपके पावर्स को इनहेरिट कर सके, इसलिए क्यों ना मैं और मेरे दोस्त यहाँ से बाहर जाकर एक ऐसे आदमी को ढूंढे जिसकी सोल पावरफुल हो और वो आपके पावर्स को इनहेरिट करने के काबिल हो। जिस पर वो सोल कहने लगता है कि नहीं, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारी सोल भी काबिल है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डाउट्स हो रहे हैं तो फिर ये लो, इस पिल की मदद से तुम मेरे ब्लड और एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो फिर चैन साओ उसके पिल को सबसे पहले तो प्यूरिफाई करता है और फिर उठा लेता है, जिसके बाद अब वो सोल कहने लगता है कि चलो अब सारी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई हैं, तो फिर क्यों ना तुम जल्दी से अपने घुटने पर बैठकर 9 बार सिर झुकाकर मुझे रिस्पेक्ट दो, जिसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर लेंगे। मगर चैन साओ का इरादा तो कुछ और ही था। वो तुरंत उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर कब्जा करने लगता है और फिर एक बैरियर भी बना लेता है ताकि वो उस ओल्ड मैन के स्पिरिट से बच सके। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का अटैक चैन साओ के बैरियर को तोड़ते हुए सीधे आकर उसके दिमाग पर लगता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन साओ के दिमाग पर अटैक लगने की वजह से चैन साओ का सोल एक अलग ही दुनिया पर चला गया था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बादल और पानी ही नजर आ रहे थे। वो दुनिया असल में उस ओल्ड मैन के स्पिरिट का डोमेन था, जहाँ वो लोगों के स्पिरिट पर कब्जा करता है। मगर आज ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि इस बार उसका पाला चैन साओ से पड़ा है। चैन साओ भी उसके अटैक से टकराने के लिए अपने इनवॉइस पावर का इस्तेमाल करता है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड मैन चैन साओ के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद पासा पलट जाता है और चैन साओ उस स्पिरिट के डोमेन में आकर उसको ही हराने में कामयाब हो गया था, जिसके वजह से अब चैन साओ का दिमाग उस ओल्ड मैन के कंट्रोल से आजाद हो गया था। ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इधर हम देखते हैं कि चैन साओ मौका देखते ही तुरंत उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन में से बाहर निकल आता है एंड ऑफ कोर्स वो नीयू को भी साथ ले आता है। और अब जाकर चैन साओ चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं उस घटिया डेडली फॉर्मेशन में से बाहर निकल ही आया। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि नीगू की हालत अब भी खराब है तो फिर वो कहने लगता है कि सबसे पहले तो हमें अभी यहाँ पर हील कर लेना चाहिए। इसीलिए पहले तो वो नीगू की बॉडी को हील करना शुरू करता है और उसके बाद जाकर अपने बॉडी की हीलिंग शुरू करता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही नीगू होश में आ गया था और वो तुरंत खड़ा होकर पूछने लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हम अब उस भूतों वाले फॉर्मेशन में से बाहर निकल चुके हैं और ये जगह ब्लैक स्वॉर्म के भी काफी दूर है, तो फिर तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब यहाँ पर नीगू चैन साओ को बताने लगता है कि उसके साथ आखिर उस फॉर्मेशन के अंदर हुआ क्या था। वो बताता है कि जैसे ही वो लोग हीलिंग करके उस टेम्पल में आगे बढ़ रहे थे, नीगू वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट होकर अंडरग्राउंड जगह पर आ गया था और उस खंडर में मैंने ये देखा कि वहाँ एक ओल्ड मैन की स्पिरिट बैठी हुई थी। तो फिर मैं उसके करीब जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस ओल्ड मैन ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया और इस दौरान वो कह रहा था कि इस आदमी की सोल तो बहुत ज्यादा वीक है, इसको कंट्रोल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और नीगू बताता है कि इतना सुनने के बाद ही मैं वहाँ पर तुरंत बेहोश हो गया था, जिसके बाद वो चैन साओ से पूछने लगता है कि आखिर आपके साथ वहाँ अंदर क्या हुआ। तो चैन साओ उसको बताता है कि मेरे साथ वैसे अंदर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरी जितनी कल्टीवेशन पावर है उस हिसाब से अगर मैं उस आदमी से डायरेक्ट फाइट करने के लिए जाता तो फिर मैं उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर था और अगर मेरी उससे फाइट हो जाती तो फिर मैं उससे इस फाइट में अभी तो नहीं जीत पाता। और कहता है कि अभी तो हमें अपने कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि आगे चलकर अगर किसी दिन हम ऐसी मुसीबत में दोबारा फंसे तो उससे निकलने के लिए हम तैयार रहें। और फिर बोलता है कि चलो पहले तो अभी हमें इस ब्लैक डेथ स्वॉर्म से बाहर निकलना होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकलकर एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जा रहे थे। पहले तो वो गार्ड्स उन दोनों को देखकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो चैन साओ की शक्ल देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि इस बंदे से पंगा लेना सही नहीं रहेगा और वो अपनी तलवार पीछे रख लेते हैं। जिसके बाद वो चैन साओ और नीगू के लिए वो टेलीपोर्टेशन गेट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी मदद से चैन साओ और नीगू अब उस जगह से निकलने में कामयाब हो गए थे। और फिर वो लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर जो लोग गए थे वो लोग तो वहां पर पहले से मौजूद थे और वो लोग चैन साओ और नीगू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। मगर एक तरह से देखा जाए तो वो लोग वहाँ पर चैन साओ और नीगू के आने का ही वेट कर रहे थे। और हमें तो ये बात पता ही है कि वो लोग चैन साओ और नीगू से बदला लेने के लिए यहाँ पर रुके हुए थे और ये बात हमने एपिसोड 246 के एपिसोड में देखा था। अगर आपने वो एपिसोड ठीक से नहीं देखा है तो फिर वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो सब कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर नीगू चैन साओ से कहता है कि देखिए इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और वहाँ पर हम
देखते हैं कि एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या ये वही दोनों लोग हैं जिन्होंने तुमसे सारा एलिक्सर लिया था, जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ ये लोग वही हैं। तो वो आदमी कहने लगता है कि इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो बहुत ही मामूली से लोग हैं, तुम इनसे इतना क्यों डर रहे हो। जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि इनकी शक्ल पर मत जाइए, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली वो पीले कपड़ा वाला लड़का, उसके पास तो एक से एक पावरफुल फॉर्मेशन का भंडार है। और कहता है कि इस आदमी ने तो फॉर्मेशन के अंदर सुयान पेविलियन की जो ग्रेट लेडी थी उसको भी मजा चखा दिया था, और यहाँ तक कि जो ग्रेट जो एम्पायर है उसका इकलौता प्रिंस भी इस लड़के के सामने पानी कम चाय था। उसकी बातों से अब उस आदमी को रियलाइज हो गया था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जब वो ये देखता है कि वहाँ पर गुफान चेम्बर का 9th प्रेसिडेंट आ रहा है तो फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर सबको ये बात पता चल गया है कि इस लड़के ने लियूजी को भी मारा है, जो कि गुफान चेम्बर का एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर था। दोस्तों लियूजी वही है जिसको चैन साओ ने अपना नया सर्वेंट बनाया था, जो कि बाद में चैन साओ को धोखा दे दिया था, इसलिए चैन साओ ने उसको फिर मार दिया। अब यहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि चाहे जो भी हो आज तो हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट शो देखने के लिए मिलेगा। उन सबको वहाँ पर आते हुए देखकर नीगू चैन साओ से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो चैन साओ कहता है कि अभी के लिए तो इन्हें इग्नोर करो, अभी हमारे पास ऐसे छोटे मोटे लोगों से लड़ने का टाइम नहीं है। और कहता है कि पहले तो हमें अभी अपना काम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर इस बीच ये लोग हम पर हमला करते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, तब इन्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग हैं क्या चीज। लेकिन यहाँ पर तो वो गुफान चेम्बर का वाइस प्रेसिडेंट सीधे आकर चैन साओ से कहने लगता है कि तुमने हमारे लियू फैंग को मारा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे गुफान चेम्बर को कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जिसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट चैन साओ और नीगू को धमकी देने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपना स्टोरेज रिंग हमारे हवाले कर दो और सुसाइड कर लो, वरना मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बना दूंगा, जिससे कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तो उसकी ये सब बातें सुनकर चैन साओ नीगू से कहता है कि तुम ये सब बात सुनकर अभी भी चुप खड़े हो, तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और इसको मजा चखाओ। तो नीगू तुरंत अपना आइस स्पीयर निकाल लेता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नीगू के 2-4 हमले से ही उस वाइस प्रेसिडेंट की हालत खराब हो जाती है। लेकिन नीगू अब भी नहीं रुकता, वो अपने आइस स्पीयर से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो प्रेसिडेंट उस आइस स्पीयर को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उनके ही साथी ली का आइस स्पीयर है, और कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने ही हमारे एक ऑफिसर ली जैंग को मारा है, जिसके पास ये आइस स्पीयर थी। फिर हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपने अटैक के पावर को बढ़ा देता है, लेकिन इससे नीगू को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपने अटैक के पावर को बढ़ा देता है, जिसके वजह से अब वो आदमी नीगू के अटैक को नहीं रोक पा रहा था। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसके वजह से गुफान चेम्बर के वो जो 2 आदमी आगे आए थे वो लोग मारे जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद नीगू नीचे उतरकर उन सब की बॉडी में से उनकी सोल एनर्जी खींच लेता है और कहता है कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए था ना, ये लो एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा। जिस पर वो प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुफान चेम्बर के 2 वॉरियर्स को जान से मारने की, और कहता है कि आज तो तुम्हारी मौत पक्की हो गई है। इस पर नीगू कहता है कि वाह बेटे, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अब भी तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। मीठे सपने से जाग जाओ मोहन प्यारे, आज यहाँ पर जो मरेगा वो तुम हो, मैं नहीं। और वो कहते ही नीगू अपना आइस बॉल अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए वो आदमी अपना बैरियर बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके बीच एक तीसरा आदमी आकर उनकी फाइट रोक देता है। और इसी के साथ आज की ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि इसका अगला पार्ट मैं आज ही डालूं तो फिर इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसका अगला एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।